हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वो चाहे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो। इससे पहले हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको दिक्कत है या कहीं से आपने पढ़ा है आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कृपया करके हमारे चैनल पर जाइए और उन वीडियोस को देखिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में है, ठीक है। वीडियो नंबर 16 एंड 17 एंड यू विल गेट द क्लियर आइडिया हाउ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वेरीज with the presence of an electron withdrawing group or an electron releasing group with lots of examples। बहुत सारे examples भी available हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा एग्जाम्पल आपको कहीं अदर से लेने की जरूरत पड़ेगी या कहीं से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अगर अगर वीडियो आपको समझ में आती है, आपके लिए है, आपके लिए यूजफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहली रिएक्शन है आपकी इसमें, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ रही थी, सोचो क्लास 10th में, कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम रिएक्शन कराएं सोडियम मेटल के साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन है Rc डबल बॉन्ड ONOH, ठीक है। इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लीजिए और सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाता है 2RCOONA, ठीक है ना, विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मतलब इसका हो गया कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपना क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है, और H प्लस आयन, दो H प्लस आयन सोडियम से दो इलेक्ट्रॉन लेके H2 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, इट एक्सप्लेन्स द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। अब R की जगह अगर हम CH3 ले लें तो ये बन जाएगा CH3COOH, एथेनोइक एसिड, टेक टू मॉलिक्यूल्स, फिर 2Na क्या बन जाएगा, 2CH3COONA with the release of what, with the release of हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस बोर्ड को हम यहां से डिवाइड कर लेते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम तो आपको पता ही होगा, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम एसीटेट, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये रिएक्शन किस लिए है, दिस रिएक्शन शोज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। प्रूफ दे रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब अगर हम इस तरह से ले लें, एरोमेटिक कंपाउंड ले लें C6H5COOH, इसकी भी अगर हम सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करवा दें तो ये भी क्या करेगा, C6H5COONA बना देगा विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, क्या नाम है भैया इसका, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। कंपाउंड का नेम जरूर आना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही दिक्कत है कि बच्चे को नेम ही नहीं आ रहा, और नेम आ रहा है तो स्ट्रक्चर नहीं ड्राइव कर पा रहा है, और अगर स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा तो भैया फिर दिक्कत है ना। नहीं तो फिर मौज करो, अभी सावन का महीना चल रहा है, कांवर लो और मस्त हो जाओ, कांवर उठाओ और मस्त हो जाओ, ठीक है। चलिए दूसरी रिएक्शन आ जाते हैं, रिएक्शन विद, ये लिख लिया फटाफट, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन भी क्या बताएगी, ये रिएक्शन बताएगी कि एक तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक नेचर का है, और दूसरी ये रिएक्शन प्रूव करती है कि जो गिवन कंपाउंड है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप ले लो RCOOH, ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएक्शन करा दो सोडियम बाइकार्बोनेट से NaHCO3, है ना,
ये घर पे यूज करते हो आप, नहीं यूज करते हो, क्या बन जाएगा, फिर से वही सॉल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगी, ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ में, ठीक है। इसी तरह से RCOOH ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन करा दो सोडियम कार्बोनेट के साथ में Na2CO3, ठीक है, तब भी क्या बनेगा 2RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस 2CO2 बनेगा, 2CO2 नहीं, एक ही CO2 बनेगा। वैसे ऑर्गेनिक में आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, और प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन से ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन क्या क्या बता रही है, एक चीज तो ये बता रही है कौन सी, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या बता रही है, इट इंडिकेट्स किस चीज का, द प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप, COOH ग्रुप की प्रेजेंस को भी बता रही है, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और ये आपका एसीटेट बन रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि इस रिएक्शन की यूटिलिटी बढ़ गई। इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं किस चीज में, डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है। कैसे, देखो, जैसे आपसे कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनॉल भी और बेंजोइक एसिड दोनों ही एसिडिक है, फिनॉल भी एसिडिक है और बेंजोइक एसिड भी एसिडिक है। कह रहे हैं कि इसको डिस्टिंग्विश करो, मतलब कोई एक ऐसा टेस्ट दो जिससे कि हमें मालूम चल जाए कि कौन सा फिनॉल है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है। बट टेस्ट केमिकल टेस्ट होना चाहिए, ऐसा तो मुझे सूंघ के भी मालूम चल जाएगा फिनॉलिक स्मेल होगी, ठीक है ना। तो कैसे पता करें, तो हम पता करें पीएच से भी नहीं पता कर सकते, दोनों पीएच जो आपका ब्लू लिटमस होगा उसको रेड में कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड से, ठीक है। तो हम कैसे पता करें कि अगर हम बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, सोडियम बेंजोएट C6H5COONA की फॉर्मेशन करेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और प्लस वाटर निकलेगा। ये जो C6H5COONA बन रहा है, ये बता रहा है कि अगर ये बेंजोइक एसिड नहीं होता तो ये सोडियम बेंजोएट नहीं बनता, ठीक। इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड है, बेंजोइक एसिड है। इसकी जब फिनॉल की सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराओगे तो ये बेंजोइक एसिड सोडियम बेंजोएट नहीं बनाएगा, ठीक है, समझ पाए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये रिएक्शन दे रहा है और ये रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, ठीक है। दूसरा देखो, अब इसके एग्जांपल्स ले लो पहले। सपोज आपने ले लिया CH3COOH एथेनोइक एसिड, and this ethanoic acid is allowed to react with sodium bicarbonate NaHCO3, क्या बनेगा, एसिड प्लस बेस, रिएक्शन पढ़ी ना आपने, ये रिएक्शन आपने क्लास 10th में जब हम एथेनोइक एसिड कंपाउंड पढ़ते हैं विनेगर में जो 5 से 8% मिलता है वहां पे आपने पढ़ी थी, ठीक है। क्या बनेगा, ये बनेगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। और एनसीईआरटी में बताऊं, क्लास 10th में एनसीईआरटी में जब एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की जाती हैं, साथ में एक लिखा लास्ट एक बॉक्स होता है, उसमें लिखा होता है डू बाय योरसेल्फ, और ये योरसेल्फ वाली रिएक्शंस है, बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन और कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन, ठीक है। और आपने नहीं पढ़ी तो इसका मतलब आपकी गलती रही, या आपने एनसीईआरटी उठा के नहीं देखा। फिर से CH3COOH ले लो, सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा, फिर से वही बनेगा CH3COONA प्लस CO2 एंड प्लस H2O, ठीक है, समझ पाए। तो ये दोनों ही जो रिएक्शंस हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करती हैं, और उसमें जो ये रिएक्शन है
सेकेंड वाली, इसको हम यूज कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने में। ऐसे कंपाउंड जिनके पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH ग्रुप है, वो सॉल्ट कार्बोक्सिलेट सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, बाकी नहीं करेंगे। गेटिंग? कम टू द थर्ड टाइप, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये रिएक्शन भी क्या होगी? इट विल ऑल्सो एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड लिख दो, रिएक्शन विद कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? ये तो आपको पता ही होगा, RCOOH एसिड प्लस NaOH बेस। OH यहां से दे दो, H यहां से दे दो, क्या बन गया? RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द रिलीज ऑफ वाटर। ठीक है, यहां पे भी आप R की जगह CH3 ले सकते हो, तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा। और अगर हम एराइल ग्रुप लें तो फिर हम ARCOOH लिख दें, ये ज्यादा बेटर रहेगा। एराइल मतलब C6H5 ग्रुप। और इसकी अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं तो ये क्या बन जाएगा? ARCOONA, ठीक है, सोडियम बेंजोएट और प्लस वाटर। सेम उसी तरह से रिएक्शन हो रही, ठीक है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में या कहीं पे भी कि कोई एक ऐसी रिएक्शन दो, केमिकल रिएक्शन, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के, वेदर इट इज एलिफेटिक और इट इज एरोमेटिक, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को दिखाती हो, तो हम इन तीनों रिएक्शंस में से कोई भी रिएक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपना H दे रहा है, मतलब OH बॉन्ड टूट रहा है यहां पे, ठीक है, समझ पा रहे हो। और जो H प्लस आयंस देता है वो सारे क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड एज एसिड्स अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं किसके लिए? डिस्टिंग्विश करने पे। मैंने कई बार इसको बोल दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट कम टू द, लिख लीजिए पहले इसको। तो चलिए अब आ जाते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। मतलब ये जो बॉन्ड है कार्बन और OH के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा, तो उसकी वजह से कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहली और बहुत ही फेमस रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? ये आपने ये भी पढ़ी थी, ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन। बताओ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? क्लास 10th में पढ़ी थी ना? मैकेनिज्म नहीं पढ़ी थी बट एसिडिफिकेशन रिएक्शन तो पढ़ी थी। क्या होता था उसमें? उसमें ये होता था कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, RC डबल बॉन्ड ONH, और इसकी रिएक्शन करा दो किससे? C2H5OH एथेनॉल के साथ में। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते थे ये भी बता दो? रिएक्शन कराते थे इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना। तो क्या बनता था? अल्कोहल H देगा, COOH वाला OH जाएगा, क्या निकल गया? माइनस H2O। और देखो बन क्या गया? RCOO और C2H5 या H5C2, ठीक है। यही क्या है? दिस इज द ईस्टर, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द ईस्टर दिस रिएक्शन इज नोन एज ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, R की जगह CH3 ले लो, तो ये हो गया CH3COOH, और इधर ले रखा है आपने एथेनॉल C2H5OH। रिएक्शन करा दीजिए आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन डोनर का काम करेगा, H प्लस आयन रिलीज करने का काम करता है। तो OH दे दीजिए यहां से, और H किसका हो जाएगा? अल्कोहल का। क्या निकल गया? H2O। और देखो क्या बन गया? CH3C, C से लगा है डबल बॉन्ड O, फिर O और C2H5। दिस इज ईस्टर। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथाइल एथेनोएट। अगर आपने इसका IUPAC पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथाइल एथेनोएट। वैसे हम इसको ईस्टर बोल देते हैं, ठीक है। गेटिंग? अब ये रिएक्शन हुई कैसे? क्योंकि आप क्लास 12th में हो, आप 12वीं कक्षा में हो भैया,
तो थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि एसिड जो है वो OH कैसे दे रहा है ना। तो कम टू द मैकेनिज्म, गलत हो जाए तो बता देना, वैसे मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले देखो H2SO4 ले लीजिए, और जैसे ही आप H2SO4 को एसिडिक मीडियम में डालोगे, एसिडिक एसिड में डालोगे, ये अपना H+ आयन रिलीज कर देगा। तो H+ प्लस इसको लिख दो HSO4 माइनस, हमें एक प्रोटॉन की जरूरत है, हमने ले लिया। अब ये प्रोटॉन कहाँ जाएगा, सेकेंड स्टेप देखिए, ये न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जो मैकेनिज्म है ये एसाइल एक तो न्यूक्लियोफिलिक है और दूसरा एसाइल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है। ये एसाइल ग्रुप जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ONOH, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, इस पे कौन अटैक कर देगा, H+। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ग्रुप वाला ऑक्सीजन, ठीक है, ये इस H+ को अपने पास रख लेगा, मतलब शरण दे देगा। इसी ने क्यों दिया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दोनों लोन पेयर है, पोलर है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच सकता है। तो ये देखो क्या बन गया, ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH, और इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये OH पहले से ही था, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, आपको पता है लोन पेयर दे तो देता है, लेकिन ले फिर से वापस लेता है, जो जिसका है उसके पास ही जाएगा, और ऑक्सीजन तो कभी देगा ही नहीं, बस खाली थोड़ी देर के लिए दे रहा है झांसाराम में। अब देखो क्या है इसका मतलब, अब इसको क्या चाहिए, ये जो OH ग्रुप है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो क्या करेगा भैया, वो करेगा ये कि वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। लोन पेयर वापस चाहिए, पहले ही बोल चुका हूं, लोन पेयर किसी के बाप का नहीं, उसका है, उसी के पास रहेगा। तो अब जब ये लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसको लोन पेयर मिल जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, कार्बन पे, कुछ इस तरह से CH3C, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया OH और ये हो गया OH। तो पहली चीज देखो, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया, क्योंकि कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में बंद भाई, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। अब ये होता कब है ट्रांसफर, जब कोई दूसरा जब एथेनॉल का मॉलिक्यूल इसके पास आ जाएगा, वो कुछ ऐसे होगा कि ये वाली जो स्पीसीज है इसको हम फिर से लिखते हैं, नहीं फिर से नहीं लिखेंगे, C2H5OH ले लीजिए, और ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। तो जैसे ही ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जा रहा होगा, तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ऑक्सीजन भाई फिर से खड़ा हो जाएगा, इसलिए ले भाई लोन पेयर और फिर से बॉन्ड बना ले, खींच फिर लेगा, ये ऑक्सीजन है, क्या करेगा, खींच फिर लेगा वापस। देखिएगा अभी ये ऐसी स्पीसीज बननी चाहिए थी, बट ये बनने नहीं दिया, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है। तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर फिर से सपोर्ट किया कि ठीक है हम हैं, हमारा वापस कर देना, अभी ले लो। तो ये बन गया देखो कुछ इस तरह से, एक OH यहाँ पे हो गया, एक OH यहाँ पे हो गया, दो OH है, और इस ऑक्सीजन के पास में एक हाइड्रोजन है और जुड़ गया C2H5, और फिर से ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक लोन पेयर वो दे चुका है कार्बन को बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ, प्रोटॉन ट्रांसफर, हमने बोला था क्या, ऑक्सीजन ने दिया तो है, ले फिर वापस लेगा, तो ये वापस लेगा तो कैसे लेगा, हाइड्रोजन को लात मारी H+ की फॉर्म में, भाग यहां से, और क्या किया, अपना लोन पेयर वापस ले लिया। अब हाइड्रोजन कहां भटके जाके, तो हाइड्रोजन किसी एक, किसके पास में, ऑक्सीजन से फिर से बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि जब चारों तरफ ऑक्सीजन है तो जाओगे कहां, ठीक है ना। तो जब ऐसा होगा तो ये H+ जो है यहां पे आ गया, तो H+ जब यहां पे आ गया तो अब देखो क्या बन गया, CH3COH, ये बन गया OH2, और इस पे आ गया
पॉजिटिव चार्ज और फिर से O और C2H5, हमें बनाना है CH3COO, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर नहीं छोड़ेगा, फिर वापस ले लेगा, तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ना। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो दूसरा वाला OH है वो H गया यहां से, और ये तो देखो H2O निकल गया, H प्लस जो हमने पहले लिया था H2SO4 से उधार लिया था वो निकल गया, और यहाँ पे एक स्पीसीज बन गई CH3C, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O, फिर O C2H5 प्लस मिला H2O, और प्लस यहीं पे निकल गया H प्लस। ये H प्लस हम किसको वापस कर देंगे, HSO4 से जो हमने लिया था, ठीक है। तो इस तरह से क्या हमें H2SO4 फिर से मिल जाएगा, और फिर से कहेगा दोबारा कि भाई H प्लस आयन की जरूरत पड़े तो फिर हम तैयार हैं, ठीक है। मतलब जिससे उधारी लो उसकी चुका दो, तो वो दोबारा देता रहेगा आपको, और अगर पहली बार में मार के बैठ गए तो फिर नहीं देगा। और थोड़ा ऑक्सीजन से सतर्क रहना, ये दे तो देता है लेकिन फिर जबरदस्ती खींच लेगा, है ना, समझ पा रहे। तो इस तरह से एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होती है। गेटिंग, समझ में आया? समझ में आ गया तो लाइक ठोक दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और जो मन करे वो कर दो, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द, अब कुछ और रिएक्शंस हैं इसी की, ये लिख लिया, फटाफट छाप लो, कॉपी कर लो, नोट साथ में बनाते रहे तो बेटर रहेगा। अब आ जाओ, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 एंड SOCl2, ये भी वही OH बॉन्ड की क्लीवेज है। रिएक्शन विद PCl5 SOCl2, PCl3 से भी करा दो या छोड़ दो, उसी तरह से होगी। तो RC डबल बॉन्ड ONOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन अगर PCl5 से कराओगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल की PCl5 से कराते थे रिएक्शन तो क्या बनता था, अल्काइल हैलाइड। तो यहां पे भी क्या बनेगा, ये एसिड है तो बनेगा एसिड हैलाइड, ये OH जाना है और उसकी जगह Cl लग जाना है, तो RCOCl बन गया। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसिड हैलाइड, है ना। प्लस क्या बन जाएगा, प्लस POCl3 बन जाएगा क्योंकि 5 इसके पास है, और प्लस HCl बन जाएगा, एक H और Cl, ठीक है। R की जगह हम कोई भी CH3 या C2H5 ले सकते हैं। इसी RC OOH की अगर हम SOCl2 से रिएक्शन करा दें, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, तो क्या बनेगा देखो, तब भी वही बनेगा, RCOCl एसिड हैलाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड प्लस HCl। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हैलाइड की प्रिपरेशन का ये बेस्ट मेथड है, क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में भाग जाएगा, HCl गैसियस फॉर्म में है भाग जाएगा, आपको प्योर फॉर्म में RCOCl मिल जाएगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। तो ये बेस्ट मेथड हो जाएगा। इसी तरह से PCl3 के साथ में रिएक्शन होगी तब भी RCOCl ही बनेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, R की जगह आप CH3 ले लीजिए तो हो जाएगा CH3COOH, इसकी PCl5 से रिएक्शन कराओ, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फटाफट लिख दो, CH3COCl। बाकी कुछ नहीं लिख पाओगे तो कोई बात नहीं, मेजर प्रोडक्ट लिख दिया आपने, बस वही बहुत है। CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl, CH3COCl का नाम क्या हो जाएगा, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, क्या हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है। CH3CO ग्रुप जो है वो एसिटाइल ग्रुप है, आगे Cl लगा हुआ है तो बोल दिया गया एसिटाइल क्लोराइड, वैसे क्या हो जाएगा, एथेनोइल क्लोराइड, ठीक है। और अगर हमने लिया होता इसकी जगह C6H5COOH बेंजोइक एसिड और इसकी रिएक्शन करा दें SOCl2 से, तब भी बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, C6H5COCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl, ठीक है। क्या नाम इसका नाम हो जाएगा, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, C6H5COCl। एक एक रिएक्शन हमने लिखी है, एक इसकी और एक इसकी, दूसरी रिएक्शन आप अपनी तरफ से
लिख सकते हो। तो ये भी रिएक्शंस है जहां पे OH बॉन्ड की क्लीवेज होती है। तो इन रिएक्शंस को हम यूज कहां पे कर सकते हैं पता है? अगर आपसे कहें कि एसिटिक एसिड को एथेनॉइल क्लोराइड में कन्वर्ट करो, तो अगर आपको एथेनॉइल क्लोराइड का फार्मूला आता है तो आप आइडिया लगा ले जाओगे कि यहाँ पे हम कौन सी रिएक्शन कराएं कि OH की जगह Cl आ जाए, है ना। तो दिमाग जो है क्लिक मारेगा अगर आपने कभी पढ़ा होगा कि यार PCl5 से हमने रिएक्शन कराई थी कभी, या SOCl2 से रिएक्शन कराई थी कभी, वहां पे ये रिएक्शन होती थी, इसका मतलब ये लगाए तो फटाफट हमारा काम हो जाएगा, है ना। या आपसे पूछे बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड बनाओ, तो हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना। समझ पा रहे हो? कभी कभी क्या होता है कि दो बेंजीन रिंग के बीच में CO लाना हो तब भी हम पहले इसमें इसको कन्वर्ट कर दें, उसके बाद हम उसकी फर्दर किसी हेलो एल्केन के साथ में रिएक्शन करवा दें और हमारी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द रिएक्शन विद अमोनिया। वो भी सेम टाइप की रिएक्शन है। OH की जगह अगर NH2 लाना है, मतलब एमाइड बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो आ जाओ, हेडिंग डाल दो रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया होता है NH3 जो कि लुईस बेस होता है ना। तो इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो बनेगा क्या? फॉर्मेशन ऑफ एमाइड टेक्स प्लेस, एमाइड्स बनेंगे। कैसे? RC डबल बॉन्ड ON OH ले लिया आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा दो किससे? अमोनिया से, HNH2। तो ये H और OH, लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड द प्रोडक्ट विल बी RCONH2। इसी को हम क्या बोलते हैं? जहां पे CONH2 आ जाता है वो एमाइड होता है, तो इसको हम बोलेंगे एमाइड, ठीक है। अब क्या है, R की जगह एक बार आप CH3 ले लो तो हो जाएगा CH3COOH, और R की जगह अगर आप बेंजीन रिंग ले लो तो हो जाएगा C6H5COOH, और दोनों की अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके दिखा दो फटाफट। बताओ बन गया? क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया CH3CONH2। क्या हो जाएगा इसका नाम? एसिड एमाइड, एसिटामाइड, कॉमन नेम एसिटामाइड, ठीक है। और प्लस क्या निकला? H2O। IUPAC नेम बताओ फटाफट, एमाइड में एमाइड ही लगाते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा? इसकी अगर हम HNH2 अमोनिया के साथ में रिएक्शन करा दें, मच्छर काट रहे हो, तो ये बन जाएगा H2O, और ये बन गया देखो यार C6H5CONH2। बेंजोइल इसका नाम होता है बेंजामाइड। C6H5 बेंजीन लगा हुआ है तो बेंजामाइड विद द रिलीज ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जिसमें क्या हो रहा था, OH बॉन्ड क्लीव कर रहा था, COH बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और OH ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है उसकी ब्रेकिंग हो रही थी, तो उस वजह से ये रिएक्शंस हो रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन आ जाते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा पूरा मॉलिक्यूल यूज हो रहा हो, मतलब RCOOH जो है, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, पूरा यूज हो जाए। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, रिएक्शंस इन विच होल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व। गेटिंग? कम टू द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, हेडिंग डालो फटाफट साथ में, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सीओओएच ग्रुप एज अ होल, मतलब पूरा का पूरा COOH ग्रुप ही इन्वॉल्व हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन हम लिख लेते हैं, रिडक्शन टू एल्केन। रिडक्शन टू एल्केन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को है उसको एल्केन में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल आप अपने तरफ से ले लीजिएगा, C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिडक्शन कर दो किसके प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस और HI, ठीक है। रेड फॉस्फोरस और HI, या यहीं पे लिख दो HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो जब रिडक्शन करोगे तो ये क्या होगा, जो COOH है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RCH3 विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। रिडक्शन कैसे हुआ देखो, HI जो है यहां से हाइड्रोजन मिलेगा, पहला बॉन्ड तोड़ेगा तो H और H,
और दूसरा बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप का तोड़ेगा तो फिर तीसरा बॉन्ड भी टूटेगा। मतलब 6 HI मॉलिक्यूल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्केन। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, रेड फॉस्फोरस और अगर HI लगा दिया आपने तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो कि सपोज आपने ले लिया CH3COOH और इसकी रिएक्शन करा दी आपने HI से रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, दो कार्बन है, दो कार्बन की चेन मिल जाएगी आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन मिल जाएगा आपको एथेनोइक एसिड से। ठीक है, अगर आपने लिया CH3CH2COOH और इसकी आपने HI से रिएक्शन करा दी तो ये क्या बन जाएगा, ये प्रोपेन दे देगा आपको, CH3CH2 CH3, बाई प्रोडक्ट में नहीं लिख रहा। और अगर आपने बेंजोइक एसिड ले लिया और इसका रिडक्शन करा दिया रेड फॉस्फोरस और HI से, तो ध्यान रखना ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में टूटेगा, क्योंकि ये जो COOH है ये कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन करता है और रेजोनेंस इसमें स्टार्ट हो जाता है, हालांकि वो इसमें भी होता है। तो ये बन जाएगा C6H5 CH3, टोल्यूइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द रिडक्शन टू एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल कैसे बनाओगे, तो आ जाते हैं रिडक्शन टू एल्कोहल। ये सारी रिडक्शन रिएक्शंस हैं। RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिडक्शन कर दो किससे, LiAlH4 से या B2H6 से, फॉलोड बाई H3O+, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हमें इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो पहला बॉन्ड ये टूट गया, H और H, एल्डिहाइड मिल जाएगा हमको। दूसरा बॉन्ड ये कार्बोनिल ग्रुप का बॉन्ड टूटेगा, फिर से एक एक हाइड्रोजन दोनों को मिला और ये मिल जाएगा आपको RCH2OH विद द रिलीज ऑफ H2O। ठीक है, ये रिएक्शंस अक्सर पूछ ली जाती हैं इंटर कन्वर्जेंस में, कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया होगा आपको, कहेगा उसको एल्केन में कन्वर्ट करो या उसको एल्कोहल में कन्वर्ट करो। जैसे आपको हम दे दें कि आपके पास में है, कन्वर्ट करिए, कॉपी निकाल खोलिए, फटाफट लिखिए, एथेनोइक एसिड को एथेनॉल में कन्वर्ट कर दो या एथेनोइक एसिड को ईथेन में कन्वर्ट कर दो। तो एथेनोइक एसिड को एथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगा दें, LiAlH4 लगा दें और हाइड्रोलिसिस कर दें एसिडिक मीडियम में, तो एथेनॉल बन जाएगा। और यहाँ पे क्या करें, अगर हम रेड फॉस्फोरस और HI लगा दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशंस लिख के आप दिखाइए, क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में बिना इक्वेशंस के काम नहीं चलता बेटा। हमें लैंग्वेज नहीं चाहिए, हमें इक्वेशंस चाहिए, है ना। तो इक्वेशंस लिखने की आदत डालिए और ये आपको आनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं कि केमिस्ट्री पढ़ने के साथ में समझना और समझकर याद कर लेना। ठीक है, क्या क्या हो गया, पहले समझना फिर समझ के याद कर लेना। केमिस्ट्री समझ गए वो तो ठीक है, बट याद नहीं रहेगी, आपको याद करनी पड़ेगी आपको। और याद करने के लिए आपको बार बार इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कई दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली, तब जाके वो इक्वेशंस आपको याद होंगी। ठीक है, और उसके बाद दो चीजें ये हो गई, एक तो समझना, समझ के याद करना, और तीसरा आपको केमिस्ट्री लिखना भी आना चाहिए। क्योंकि अगर केमिस्ट्री लिख नहीं पा रहे हो आपने एथेनोइक एसिड लिखा तो इस तरह से लिखा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाया, ऑक्सीजन यहाँ पे, और ऐसे कुछ लिखा है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। और बहुत बच्चे ऐसा लिखते हैं, मैं देखता हूँ मुश्किल से 1-2% बच्चा मिलता है जो केमिस्ट्री पढ़ने वाला दिखता है, बाकी दिखता ही नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि केमिस्ट्री इनके लिए बनी है। ठीक है, क्योंकि वो उतना एफर्ट नहीं करना चाहिए, करना चाहते हैं जितना केमिस्ट्री को चाहिए। ठीक है, तो ये समझ पाए, अल्कोहल में हमने रिडक्शन कर दिया और हमने रिडक्शन कर दिया एल्केन में। नेक्स्ट आ जाओ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होगा, सोडा लाइम के साथ में हम रिएक्शन करा दें तो फिर क्या बन जाएगा, फिर से एल्केन मिलेगा। कम टू द थर्ड रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और इस डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को भी हम
डिस्टिंग्विश करने में यूज कर सकते हैं बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बिटवीन बिटवीन क्या बोले बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। ठीक है, देखो कैसे, पहले हमें पता होना चाहिए ये रिएक्शन क्या है। तो RCOOH लीजिए, इसकी रिएक्शन कराइए सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ये है सोडा और ये है लाइम, तो इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं क्या, NaOH प्लस CaO जो है वो सोडा लाइम। इसमें जो वाटर बनेगा उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। तो देखो ये बनेगा RCOONA, ठीक, प्लस H2O, और H2O कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, CaO। फिर से ले लीजिए RCOONA, इसकी न्यू मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दो उसी के प्रेजेंस में, तो देखो ये क्या होगा, Na2CO3 निकल जाएगा आपको पूरा पूरा। क्या निकल गया, निकल गया Na2CO3, और H और R आपस में जुड़ गए, ठीक, और ये H और R क्या बन जाएंगे, एल्केन बन जाएंगे। ठीक है, समझ पाए। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्योंकि पूरा का पूरा COOH ग्रुप जो है रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो जब भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे आपसे कह रहा है कि एथेनोइक एसिड से मीथेन बना दो, तो एथेनोइक एसिड से मीथेन बनाने का जो बेस्ट मेथड है वो डी कार्बोक्सिलेशन मेथड है। देखो कैसे, अब जैसे प्रोपेनोइक एसिड से इथेन मांग रहा हूं, एक कार्बन लेस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया आपने CH3COOH, इसकी अगर हम NaOH और प्लस CaO हम एरो पे ले लेते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होगा, ये COOH तो चला जाएगा, ये CH4 CH3 बचेगा और इसका H बचेगा, तो CH3 और H मिलके CH4 बन गया। जो कंपाउंड था कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके पास 2 कार्बन थे, जो प्रोडक्ट मिलेगा एल्केन का उसके पास 1 कार्बन है, मतलब 1 कार्बन एटम लेस प्रोडक्ट मिलेगा आपको एल्केन का। ठीक है, अब जैसे आपने लिया होता प्रोपेनोइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड सपोज ये, और इसका अगर हम डी कार्बोक्सिलेशन कराते NaOH प्लस CaO, तो ये तो हमको नहीं मिलता ना, हमें क्या मिलता, 3 कार्बन का मिलता कंपाउंड एल्कीन। ठीक है ना, समझ पाए इस चीज को। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। फटाफट कॉपी कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, बेंजोइक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए, बट बेंजोइक एसिड से बेंजीन में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस इन्वॉल्व हो जाता है, कार्बन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक है, तो फटाफट लिख दीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जो है 11th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब भी आप RCOOH की सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हो, तो पहले RCOOK बनता है ना, दिस इज पोटेशियम सॉल्ट विद द लॉस ऑफ वाटर, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और K प्लस, इसकी जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो ये R और R मिलके क्या बना देते हैं, 2 कार्बन एटम्स जुड़ जाते हैं, 2 एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं, प्लस CO2 निकल जाता है, प्लस KOH वगैरह जब निकल जाता है। हमें मतलब है एल्केन से, बट यहां पे जो एल्केन मिलेगा वो मिनिमम कितने कार्बन का मिलेगा, 2 कार्बन का। मतलब कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस एथेनोइक एसिड का कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम मीथेन नहीं बना सकते, क्या बना सकते हैं, इथेन बना सकते हैं। मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का प्रोडक्ट हम इजीली बना सकते हैं, 1 कार्बन एटम का एल्केन नहीं बना सकते। जैसे आपने एग्जांपल लिया CH3COOK, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एथेनोइक एसिड, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 2 CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, C2H6 बन जाएगा, इथेन बनेगा।
ठीक है, हम यहाँ पे मीथेन डेवलप नहीं कर सकते। अब इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमने पहले इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो दिस इज द कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्केन की फॉर्मेशन होती है एंड मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड। गेटिंग राइट डाउन फास्ट। तो नाउ कम टू द HVZ रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछ ली जाती है रिएक्शन बोर्ड एग्जाम्स में। HVZ हेल-बोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके पास CH3 ग्रुप प्रेजेंट है एट अल्फा पोजीशन, या अल्फा कार्बन प्रेजेंट है और अल्फा कार्बन के साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम रिएक्शन कराएंगे रेड फॉस्फोरस और X2 से, मतलब किसी हैलाइड से लाइक क्लोरीन और ब्रोमीन, तो आपको सब्स्टिट्यूटेड या हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एसिड मिलेगा। देखो कैसे, कि जैसे हमने लिया CH3C डबल बॉन्ड ONOH, ये एथेनोइक एसिड है ना। इस एथेनोइक एसिड के पास में अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऐसे एसिड्स जिसमें ये CH3 प्रेजेंट हो या CH2 प्रेजेंट हो तब भी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि फॉर्मिक एसिड जो कि HCOOH है ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें हम रिएक्शन करा दें X2 से, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, एक हैलोजन जो है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और वहां पे जुड़ जाएगा। तो X लिया है तो हमने हो गया X CH2N COOH। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा हैलो एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड, अल्फा हैलो एसिटिक एसिड। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हेल-बोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन। और ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक ये सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाएंगे, अगर रेड फॉस्फोरस और X2 को आपने एक्सेस में ले रखा है तो। ठीक है, समझ पाए। अब देखो मैंने क्या बताया कि एसिटिक एसिड ये HVZ रिएक्शन देगा, बट फॉर्मिक एसिड HCOOH ये रिएक्शन नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास में CH3 नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा कार्बन ही नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि ये HVZ रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने में बिटवीन दीज टू, एथेनोइक एसिड एंड मेथेनोइक एसिड। आपसे कहे कि अगर डिस्टिंग्विश करो एथेनोइक एसिड और मेथेनोइक एसिड को, तो हम HVZ रिएक्शन भी दे सकते हैं, इसके साथ में नो रिएक्शन और इसके साथ में ये प्रोडक्ट बनेगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आपने लिया CH3COOH, इसकी रिएक्शन करा दो क्लोरीन से, थोड़ा सा गर्मी बढ़ गई है बेटा, रेड फॉस्फोरस से, तो क्या होगा, ये बन जाएगा ClCH2 COOH अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। फिर से अगर क्लोरीन से रिएक्शन करा दो किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, क्योंकि अभी दो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे तो बन जाएगा Cl2CH COOH, है ना। अभी भी एक हाइड्रोजन है, फिर क्लोरीन से रिएक्शन करा दो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा Cl3C COOH ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन या हेल-बोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन। लास्ट ईयर ये पूछा गया था 2025 के ही एग्जाम में। ठीक है, कन्वर्जन में। तो अब देखो इसका एक और यूटिलिटी होता है, जैसे आपसे पूछे कि एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करिए आप किस में, 2 हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड में, एथेनोइक एसिड में, 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड में। तो आपको पता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH और 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा ये। ठीक है, हमें OH लाना है एक कार्बन हटा के, तो कैसे लाएंगे देखो, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा दें Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस, मतलब हम बात कर रहे हैं HVZ रिएक्शन। तो ये क्या बन जाएगा देखो, ClCH2N COOH 2 क्लोरो एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। अब क्लोरो को हटाने के लिए हम क्या लगा दें, अक्वस KOH
ये जो OH है ये Cl को हटा देगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरह से खत्म होती है। हमारी जो लास्ट टाइप की रिएक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। तो ये समझ गए, इसको कॉपी कर लीजिए और फटाफट हेडिंग डालिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। अब देखो ये जो अपना टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग इन बेंजोइक एसिड, ये अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद हम इसके इंडेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, डिस्टिंग्विश वाले बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बट यहां पे क्या है कि जो बेंजोइक एसिड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी, कौन सी रिएक्शंस? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं ESR। तो जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी वो होंगी कहां पे? तो देखो इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेंजोइक एसिड का, C डबल बॉन्ड ONOH, ये बेंजोइक एसिड है। आपको पता है ये एसिडिक नेचर का होता है और एसिडिक नेचर होने की वजह से ये क्या करता है, कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन करता है +H+, ठीक है। अब क्या होगा देखो, इसमें हमें आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो बेंजीन रिंग है इसके ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशंस पे कहां पे होने वाली है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसमें होगा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन से ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड है इसको अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्या होगा, बेंजीन से जो रिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज हो जाएंगे टुवर्ड्स द कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से रेजोनेंस होने लगेगा। इस रेजोनेंस को हम क्या बोलते हैं ये बताइए। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड CO माइनस NO माइनस, ठीक है। फर्दर क्या होगा, फिर से रेजोनेंस होगा। अब देखो ये ऑर्थो पोजीशन है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर यहां पे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आगे मूव कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना आप जानते होंगे। फर्दर क्या होगा, फिर से डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन का, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। तो ये कुछ देखो इस तरह से बन गया। मैं आगे बना लेता हूं, झुकना बहुत पड़ रहा है। इधर देखिए ये कुछ इस तरह से बना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा होगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, O माइनस और यहाँ पे है डबल बॉन्ड। फाइनली क्या होगा, इसमें से कोई अगर जब रिटर्न करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेंजीन के देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो चुकी हैं, ये हो गया डबल बॉन्ड ONO माइनस, ठीक है। अगर हम इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो आप देखिए बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन के पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, और हमें कराना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब हो गया कि जो COOH ग्रुप है ये तो ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वो ऑर्थो पैरा पोजीशंस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख दें कि जो COOH ग्रुप है, COOH ग्रुप क्या करता है, डीएक्टिवेट द ऑर्थो पैरा पोजीशंस ऑफ बेंजीन रिंग। किस चीज के लिए, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EASR। ये है E मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, साथ में लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से COOH क्या कर रहा है, ऑर्थो पैरा पोजीशंस को डीएक्टिवेट कर दे रहा है। इसका मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। तो फिर होगा कहां पे, तो हम दूसरी पोजीशन देखते हैं। देखो एक ये मेटा पोजीशन है, इस मेटा पोजीशन पे ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है
ना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ना, रिमेन्स सेम, है ना। तो इसका मतलब एज कंपेयर टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर एट मेटा पोजिशन। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा, मेटा पोजिशन पे। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कंपेयर टू ऑर्थो पैरा पोजिशंस, मेटा पोजिशन, एम पोजिशन मतलब मेटा पोजिशन हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पे होगा, टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो इसका मतलब हो गया कि बेंजोइक एसिड में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो कहां पे होने वाला है, ऑर्थो और पैरा पे नहीं होने वाला है। इस बार कहां पे होने वाला है, मेटा पोजीशन पे होने वाला है। और जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जैसे एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड्स, इन सब में क्या होगा, एसिड हैलाइड, इन सब में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन, क्योंकि सबके पास में कार्बोनिल ग्रुप है और सबकी माया यही है, पाई इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे कम हो जाती है। बताओ भाई, समझ पाए, समझ पाए तो लाइक ठोक दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। चलो अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आने चाहिए, और ये तभी आएंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। ये सारी चीजें बहुत इजी हैं, बट क्या है, ये टाइम मांगती है। ये समझ लो, ये ऐसी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी कि अगर थोड़ा सा भी कम टाइम दिए तो भाग जाएगी दूसरे के साथ में, है ना। तो इसको टाइम डेली चाहिए, हो चाहे अब दूसरे को 2 घंटा देते हो, इसको 1.5 घंटा दे दो चलेगा, है ना, लेकिन चाहिए डेली, है ना। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ये गर्लफ्रेंड जो है बहुत 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 कैसी बताएं, बहुत नाजुक है। सी को कोई समझ नहीं पाया, चाहे ये वाला सी हो और चाहे ये वाला सी हो। ये किसी को समझ में आए हैं क्या, किसी को समझ में नहीं है, समझना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये वाला भी, ये आसानी से समझ में आ जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन। अगर इस पे आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो ये समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। चलो, ये मजे की बात हो गई। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में अगर हम ब्रोमिनेशन कर दें, हम एक ही कंपाउंड ले रहे हैं कि ये आपका बेंजोइक एसिड है COOH। इसकी अगर हम ब्रोमीन से रिएक्शन करा दें, किसकी प्रेजेंस में, AlBr3 की प्रेजेंस में, ठीक है, या FeBr3 की प्रेजेंस में। AlBr3 भी लेते हैं, FeBr3 भी लेते हैं, तो Br कहां पे लग जाएगा, Br लग जाएगा मेटा पोजीशन पे, ठीक है। मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनेगा, नाम क्या हो जाएगा इसका, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसी का अगर हम नाइट्रेशन कर दे तो हमें HNO3 लेना पड़ेगा, नाइट्रिक एसिड, तो क्या लगेगा, NO2 लग जाएगा, COOH, और यहां पे लग गया NO2, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नाम क्या हो गया, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सल्फोनेशन करा दें, मतलब इसकी रिएक्शन करा दें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से, यहां पे भी कंसेंट्रेट ही लगेगा, डाइल्यूट के साथ में रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ नहीं रही है, रिमेन सेम। तो कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ में हमें कंसेंट्रेटेड H2SO4 भी लगाना पड़ता है। क्यों, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि नाइट्रिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, COOH, और यहां पे लग गया SO3H, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीनिंग हो जाती हैं। और दो और रिएक्शंस जो आपके सिलेबस में है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH does not undergo
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को नहीं देता है, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपसे बोर्ड एग्जाम में। लिख लो फटाफट, मुंह मत देखो मेरा। किसकी वजह से, रीजन क्या है, ड्यू टू हाईली डीएक्टिवेटिंग, ड्यू टू हाईली डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ COOH ग्रुप, ये तो पहला रीजन हो गया। और दूसरा क्या है कि जो AlCl3 के साथ में रिएक्शन होती है यहाँ पे ना, AlCl3 जो हम एनहाइड्रस लेते हैं, ये लुईस एसिड है। AlCl3 फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में है लोन पेयर, है ना, लोन पेयर ये लुईस एसिड, और ये लोन पेयर मिल जाएगा तो काहे छोड़ेगा भैया, है, जिसको मिठाई मिल रही हो। तो वही बात हो गई, सिंपली इसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं देता है। गेटिंग? तो इस तरह से हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर आज जाके खत्म हो जाए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे एमाइंस, जो कि कल ही स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है कल ही जो है इसको हम, कल तो नहीं खत्म कर पाएंगे क्योंकि हम देखते हैं जो भी होता है। अभी अगर आपको समझ में आया तो फटाफट सब्सक्राइब ठोक दो, लाइक ठोक दो और बेल बजा दो। घंटी बजाते रहना चाहिए, लोगों को रास्ता दिखाती है और लोगों को एक्सीडेंट से बचाती है, आपको भी अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगी, डूबने से बचाएगी, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट।